हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आया है उसका वॉल्यूम 2 को देख रहे थे। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग सेट 1 से लेके 5 तक देखे थे, 1 से लेके 5 तक देख चुके हैं और आज बारी है सेट नंबर 6 की। कितना? सेट नंबर आपका 6 होगा। ठीक है, सेट नंबर 6 होगा। ये जो आया हुआ है एडुटेरिया का वॉल्यूम 2, उसमें 100 प्रश्नों का श्रृंखला दिया हो गया है और 5 प्रश्न मैथ का भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल सेट की बात करेंगे तो 15 सेट दिया गया है। कितना? 15 सेट दिया गया है। उसमें सेट नंबर 6 को देखेंगे। आज से आप लोग का रेगुलर वीडियो जाएगा। ठीक है, कुछ फेस्टिवल वगैरह था उसी वजह से वीडियो नहीं जा रहा था रेगुलर, लेकिन आज से आपका रेगुलर जाएगा। तो चलिए इसी में बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। और इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपको 169 के क्लोज 1 में किया गया है। किसका? 169 के क्लोज 1 में इसका चर्चा किया गया है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? समान नहीं है तो बात करेंगे हमारा महाराष्ट्र में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो आपको 11 है। कितना है राज्यसभा सीट? महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका 19। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, बिहार में आपको 16 है एवं पश्चिम बंगाल में भी 16 है। ठीक है, 16 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से क्या तात्पर्य है? लेम डक से बात करेंगे तो इसका संबंध आपको नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र से है। किसका? लेम डक सत्र से। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम आपको 3 माह की अंतर होना चाहिए। ठीक है, संसद सदन नहीं है ये हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम में जो है ग्राम सभा बैठकों के बीच के अधिकतम कितना समय अवधि होना चाहिए? आपको 3 माह होना चाहिए। कितना? 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करने की बात कहेंगे तो आपको भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। कब? भारत शासन अधिनियम 1919 में कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत आपको केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की भी स्थापना की गई थी और 1919 के तहत ही आपको प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भी लागू किया गया था। और बात करेंगे हम 1892 में इसमें बजट पे बहस करने की शक्ति दी गई थी। किस पे? बजट पे बहस करने की शक्ति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है, लिया नहीं गया है, इसमें कहा गया है कि किसमें है प्रावधान? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आपको सर्वोच्च न्यायालय में, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। और ये जो है परामर्श राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो किसी राज्य को जो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है संसद के द्वारा, ये अनुच्छेद 275 के तहत कराया जाता है। किसके तहत? 275 के तहत कराया जाता है। 280 में वित्त आयोग है, आपको पता ही होगा। और बात करेंगे हम 276 का, तो 276 में हो जाएगा आपका वृत्तियों, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजन पर आपको ये हो जाएगा 276 में। और क्या है आपको? 282 है, तो 282 में बात करेंगे संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का चर्चा जो है आपको 282 में किया गया है। 280 में वित्त आयोग है,
पता ही है आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित बात कर रहा है, तो आपको 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन का संबंध जो था वो जीएसटी से था। कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था 101वां संविधान संशोधन। 1 जुलाई 2017 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। कब? 1 जुलाई 2017 से। विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के प्रावधान, विधि का शासन की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तब जापान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जापान हो जाएगा। और कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा से संघीय पद्धति लिया गया है। और आपको अमेरिका से तो मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे रूस से लिया गया है। और जर्मनी से आपको आपात उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंधी भी, नेपाली भी, आप मराठी भी, ये सारा का सारा जो है आपको शामिल किया गया है। सिंधी की बात करेंगे तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो 71वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को जोड़ा गया था। किसको? मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको 5 भाषा को जोड़ा गया था। किसको? 5 भाषा को जोड़ा गया था। बोर्ड मास जिसको हम लोग बोलते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करेंगे, बिहार दिवस के दिन 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात करेंगे तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई की। और विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो पहली बार 1993 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1993 में प्रथम बार मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांवड़ झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवड़ झील की बात करेंगे, ये बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ? बेगूसराय जिले में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN के मुख्यालय की बात करेंगे आपको स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और IUCN की स्थापना की बात करेंगे आपको 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सॉरी, अधिक नहीं का सबसे कम बोल रहा है, तो आपको सदाबहार वन बायोम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे इसी कारण सबसे कम तापमान पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है जो तापांतर को कम रखने में सहायता करती है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किस चीज़ से? तो मानव बस्तियों से घिरा हुआ है। अधिक जो है वन संरक्षित क्षेत्र जो है मानव बस्तियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया था इसका संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मिष्टी योजना का संबंध जो है आपको, यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय तटों पर मैंग्रोव परिस्थिति को संरक्षित करना, यानी कि ये मैंग्रोव से संबंधित है मिष्टी योजना का संबंध। शिक्षा, विद्युत, चिकित्सा, इनमें से ये कोई नहीं हो जाएगा। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन किन देशों से संबंधित है? अजय वारियर की बात करेंगे आपको, अजय वारियर भारत एवं ब्रिटेन के बीच हुआ था। 2023 अजय वारियर ब्रिटेन में हुआ था। यह आपको भारत और ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। कब? नहीं, ये जो आपको 2021 में हुआ था उसका आयोजन चौबटिया में किया गया था। और इसका जो हुआ था आपको 2023 में जो किया गया था, इसका आयोजन आपको यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। कहाँ किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित किस राज्य में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की गई है? ये आपको उत्तराखंड में की गई है। कहाँ की गई है? हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा उत्तराखंड में की गई है। अगला प्रश्न आपको 19वां नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ये जो हो जाएगा आपको काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई बिल्कुल सही है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल ये भी सही है। सरहुल महोत्सव की बात करेंगे झारखंड आपका ये भी सही है। और विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भोपाल बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो हो जाएगा PQRS यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य
संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? आपको 27 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को वीरबाल दिवस एवं 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर 2022 आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो शीतरंग की बात करेंगे तो ये थाईलैंड ने किया था। किसने? थाईलैंड ने किया था। और बात करेंगे हम चक्रवात मोचा का, तो मोचा का नामकरण आपको यमन किया था। किसने? यमन किया था। चक्रवात मोचा का नामकरण यमन किया था। और आपको ये जो है शीतरंग तूफान, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अपतटीय क्षेत्र एवं बंगाल की खाड़ी के निकट कम दबाव के क्षेत्र से शीतरंग चक्रवात की उत्पत्ति हुई, जिसमें मुख्यतः हमारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित किया था। किसको? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। इसकी नामकरण की बात करेंगे तो आपको थाईलैंड किया था। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कह रहा था आपको मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दूसरे स्थान पे इसमें अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे बात करेंगे तो मेघालय है। इसमें दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा और तीसरे स्थान पे मेघालय हो जाएगा। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। कब? भारत रत्न दिया गया था। इनकी जन्म की बात करेंगे, लता मंगेशकर की 1929 में इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो आपको फरवरी 2022 में मुंबई में हो गई थी। कहाँ? मुंबई में फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पद्म विभूषण एवं भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न तो पूछा ही गया है, आपको 2001 में दिया गया था। और पद्म भूषण की बात करेंगे तो इनको 1969 में, कब? 1969 में दिया गया था। और बात करेंगे दादा साहब फाल्के तो 1989 में, 1989 में दिया गया था। 1989 में आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो ये आपको 13वां स्थान हो जाएगा। पहले स्थान पे बात करेंगे तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान इसमें रखा गया है पहले स्थान पे। किसमें? आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान को पहले स्थान पे और 13वें स्थान पे भारत को रखा गया है आपको। और ये रिपोर्ट जो है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया जाता है। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वें की बात करेंगे आपको डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और 31वें की बात करेंगे तो मधु कंकरिया को दिया गया था। किसको? मधु कंकरिया को दिया गया था 31वें। और ज्ञान चतुर्वेदी को आपको दिया गया है, आपको 32वें व्यास सम्मान दिया गया है। और असगर बजात की बात करेंगे तो इनको 31वें व्यास सम्मान दिया गया था। कितना? 31वें व्यास सम्मान असगर बगजाहत को और 32वें व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आपको स्वाति पाबो को। किसको? स्वाति पाबो को दिया गया है। इसको किस लिए? तो विलुप्त हेमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में खोजों के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में इनको दिया गया था। इनका संबंध की बात करेंगे तो स्कॉट होम से था। कहाँ से? स्कॉट होम से। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको इटली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन 2024 में आपको इटली में किया जाएगा, जो कि 50वां क्रम का होगा। कौन? 50वां क्रम को होगा। इटली में आपको 50वां हो जाएगा। और बात करेंगे जर्मनी में तो आपको 48वां हुआ था। कौन हुआ था? 2022 में 48वां हुआ था। और जापान में 2023 में हुआ था। जापान में 23 में, जापान में हुआ था आपको 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको किया गया है ऋषिकेश में। कहाँ किया गया है? ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 2023 में ऋषिकेश में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला नंबर 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? किसे हराकर? तो ये आपको फ्रांस को हराया है। किसे? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया है। और बात करेंगे फीफा के शुभंकर की बात करेंगे तो आपको लाइव हो जाएगा। गोल्डन बूट किसे दिया गया है फीफा में? तो आपको किलियानो एम्बापे को दिया गया है। और गोल्डन बॉल की बात करेंगे लियोन मेसी को दिया गया है। किसको? लियोन मेसी को दिया गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध
किस राज्य से है, तो ये आपको किससे हो जाएगा, केरल से। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध केरल से हो जाएगा, कहाँ से, केरल से हो जाएगा। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ सभी के सभी इसमें शामिल है। किसमें, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपको तीनों मंत्रालय इसमें शामिल है। इसमें 11 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उसको स्कूल में नामांकन को प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए आपको इस अभियान को शुरू किया गया है और यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की तरह ही लागू की जाएगी। ठीक है, लागू की जाएगी। प्रसिद्ध पुस्तक विगिनिंग द इनर बैटल जो पुस्तक हैं उनके लेखक कौन है, इनके लेखक की बात करेंगे आपको शेन वाटसन है। कौन है, इनके लेखक शेन वाटसन है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपको की गई थी नई दिल्ली में। कहाँ की गई थी, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक की बात करेंगे आपको नई दिल्ली में की गई थी और इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ये अध्यक्षता किए थे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई थी, तो ये आपको 23 झांकियां प्रस्तुत की गई थी। कितना, 23 झांकियां प्रस्तुत की गई थी। इसमें पहले स्थान पे बात करेंगे तो आपको उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था और इस झांकी में एनसीबी की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस में शामिल की गई थी। किसको, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो झांकी था ये पहली बार इसमें शामिल किया गया था। कुल 23 झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में की गई है, तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3 ये भी किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ये भी किया गया है। अमृत धरोहर स्कीम ये भी किया गया है और आपको इनमें से ये सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ये 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से सभी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छूट गया है क्या पीछे, एक सेकेंड सॉरी, हाँ कुछ क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, देखिए हम लोग 23 झांकियाँ तक पढ़े थे ना, 35 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ये हो गया था आपको, ये 36 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश के द्वारा प्रदान की गई है, तो ये आपको किया गया है आपको अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको अजय बंगा को। किसको, अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। बात करेंगे हम नील मोहन की, तो नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। किसको, यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। और आपको मनप्रीत मोनिका सिंह जो है अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश बनी है। कौन बनी है, पहली सिख न्यायाधीश बनी माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कौन इसमें शामिल नहीं है, श्री कपिल कपूर जो शामिल नहीं है। और शामिल की बात करेंगे तो पीटी उषा हो जाएगा और इलैया राजा हो जाएगा और वीरेंद्र हेगड़े हो जाएंगे और केबी विजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बात करेंगे हम केबी विजेंद्र प्रसाद की, इन्हें फिल्म निर्देशक हैं। इलैया राजा जो है संगीतकार हैं और वीरेंद्र हेगड़े जो ये खेल से संबंधित है। पीटी उषा इनका संबंध धाविका से, ये भी खेल से संबंध है इनका। ठीक है, खेल से। वीरेंद्र हेगड़े की बात करेंगे ना, ये आपको समाज सेवी से हो जाएगा, सॉरी खेल से नहीं समाज सेवी से हो जाएगा। अगला प्रश्न अब 39वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये बता ही दिए थे। अब आपका हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, तो ये 14,500 कितना 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केलकर समिति करों में सुधार के लिए,
एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। इनमें से जो सही है सभी सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही केलकर समिति की बात करेंगे करों में सुधार के लिए है, एल.के. झा समिति की बात करेंगे प्रत्यक्ष कर से है, सुखमय चक्रवर्ती समिति की बात करेंगे तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो आपको 2011-12 को किया जा रहा है। किसका? 2011-12 को किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह आर यानी जो रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है किस वर्ष अपनाया गया? ये आपको 2010 में अपनाया गया था और इसका जो चिन्ह है जो आपको डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। ये रुपया का जो चिन्ह है आपको डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करेंगे तो आपको प्रति व्यक्ति निम्न आय एवं प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये आपको हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के विशेष। तो 1 और 4 किस में है देख लीजिए, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो मिड डे मील की बात करेंगे तो 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1995 में 1995 में हुई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 92 से 97 आपका चला था। कब चला था? 1992 से 97 चला था। और मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभी वर्तमान में जो ये मिड डे मील है पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है? किसके? पीएम पोषण योजना के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है हमको। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, बिल्कुल गलत है। 1 बार किए थे। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ, बिल्कुल गलत है। 2 बार हुआ था, पटना एवं गया में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, बिल्कुल गलत है, एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही है, 6 साल के लिए बने थे। सबसे अधिक समय के लिए भी यही बने थे अबुल कलाम आज़ाद। एवं सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी की बात करेंगे अध्यक्षता 1 बार किए थे, आपको 1 बार किए थे, ठीक है। और 1924 में किए थे, बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1 बार। और बिहार में कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे तो 2 बार हुआ था। 1 बार पटना में हुआ था और आपको 1 बार गया में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो आपको 1917 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बनी थी ये सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको एनी बेसेंट बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, 3 है। पहली है एनी बेसेंट, दूसरी है सरोजिनी नायडू, तीसरी है आपको नलिनी सेनगुप्ता। पहली की बात करेंगे तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरी सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो आपको 1925 में कानपुर अधिवेशन में, नहीं सॉरी हाँ सही है 1925 में। और नलिनी सेनगुप्ता की बात करेंगे आपको कलकत्ता अधिवेशन में 1933 में बनी थी। कब? 1933 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे ये रामानंद के, किसके? रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे आपको संत कबीर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, रामानंद के 12 शिष्य थे जिसमें से कबीर जो थे ये मुख्य शिष्य थे इनके। भाषाई अखबार पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1878 में। कब किया गया था? लॉर्ड लीटन जो था आपको, लॉर्ड लीटन के काल में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लीटन के काल में आपको आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपको लीटन के काल में आया था। अगला प्रश्न है आपको, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कितना नंबर प्रश्न हो जाएगा? 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो प्रथम मजदूर संगठन की बात करेंगे तो बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना इसको 1890 में की गई थी। किसका? बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे आपको 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये आपको चौरी चौरा जो हत्याकांड हुई थी उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरी चौरा घटना की बात करेंगे तो 5 फरवरी 1922 को की गई थी और इसी के बाद असहयोग आंदोलन की
स्थगित कर दी गई थी। कब? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभ भौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये आपको शक्र सिंह ने, किसने? शक्र सिंह ने भाग लिया था। अरुणडेल समिति का संबंध की बात करेंगे तो संबंध किस चीज से था? अरुणडेल समिति का संबंध जो था आपको विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के संबंध से था। अरुणडेल समिति की बात करेंगे तो 1906 में आया था। कब आया था? 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आया था। किस अकबर के द्वारा जगत गुरु, किसे अकबर के द्वारा जगत गुरु का उपाधि दिया गया था? तो ये हरिविजय सूरी को दिया गया था। किनको? हरिविजय सूरी को दिया गया था। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में ही अशोक के जो है ये आपको पशु बलि की निंदा की गई है। किसमें? पशु बलि निंदा की गई है आपको प्रथम शिलालेख में। पांचवा शिलालेख में आपको धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी दी गई है अशोक के 5वें शिलालेख में। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो ये आपको अहमदनगर जेल में की थी। किस जेल में? अहमदनगर जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है आपको मराठों के लेख में किया गया था। सर्वप्रथम मराठों के द्वारा किया गया था। मौर्य काल में परनय किस प्रकार का कार्य था? जो परनय था आपको आपातकालीन कर था। किस प्रकार का? आपातकालीन कर था आपको। कौन सा परनय? जो मौर्य काल में लगाया जाता था। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? ये आपको साकल शाखाएं है जो आपको वर्तमान में उपलब्ध है। साकल शाखाएं, ऋग्वेद में 5 शाखाएं थी जो वर्तमान में केवल एक आपको साकल शाखाएं उपलब्ध है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक की बात करेंगे तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आपको कनाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कनाद हो जाएंगे। और न्याय दर्शन की बात करेंगे तो गौतम ऋषि न्याय दर्शन के हो जाएंगे। उत्तरी मीमांस की बात करेंगे तो बदरायन हो जाएंगे। और पूर्वी मीमांस की बात करेंगे तो ये जैमिनी हो जाएंगे। पूर्वी मीमांस के जैमिनी हो जाएंगे। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो ये आपको 1918 में किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद चंपारण, ये आपको चंपारण कृषि कानून पारित किया गया था। कब? 1918 में किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 61 नंबर प्रश्न होगा। देखते हैं, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी। ऐसे पौधे जो अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया। और परजीवी पौधे हम ऐसे पौधे को कहते हैं जो पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, जैसे कि अमरवेल का पौधा हो गया, उसे परजीवी पौधे कहते हैं। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में आपको पाया जाएगा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा एवं डीएनए पाया जाएगा। केंद्रिका में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ये आपको गलसुआ। गलसुआ जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। गलसुआ जो है आपको वायरस की कमी से, वायरस के कारण आपको गलसुआ रोग होता है। मलेरिया, कालाजार, पेचिस तथा पायरिया ये सब जो है आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन हो जाएगा, इस श्वसन में अवयवी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि कह रहा है तो ये आपको हो जाएगा थायराइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा, अगर ग्रंथि करेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत हो जाएगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो ये आपको हो जाएगा थायराइड, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसे? मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी थायराइड ग्रंथि को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण ये होता है आपको ग्रेना में। कहाँ? प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये ग्रेना में संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो ये हो जाएगा आपका कोशिका, भित्ति, केंद्रक, झिल्ली एवं पोषण की विधि।
कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि जो 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, इसी पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? ये जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक जो होता है उन्हीं की वार्षिक वलयों की गणना करके पौधों की आयु की जांच की जाती है कि कितना पुराना पौधा है। निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी पादप है? अपुष्पी पादप की बात करेंगे तो ये टेरिडोफाइट हो जाएगा। कौन सा? टेरिडोफाइट हो जाएगा। इन पादप में पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता है, अतः इनके नए पौधे का विकास बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें अपुष्पी पादप कहा जाता है। ठीक है, पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इनको अपुष्पी, किसको? टेरिडोफाइट पौधे को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित, यानी कि कौन सा अंग प्रभावित होता है उस रोग से? तो ये आपको होता है आपको हड्डी। कौन होता है? हड्डी। फ्लोराइड का यानी कि जो पीने वाला पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा हड्डी प्रभावित होता है। ठीक है, हड्डी से संबंधित रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लूटोनियम यानी कि क्या कह रहा है? प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड जिसकी परमाणु क्रमांक यानी कि Pu परमाणु क्रमांक 94 एवं परमाणु संख्या की बात करेंगे 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपको हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देना है तो 148 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 148। अगला प्रश्न है आपका कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो ये बढ़ेगा। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन अगर हम कम करेंगे तो उस पर दाब जो है बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को पहचान करना है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन यानी कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या क्या नहीं होता है? तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद का भी निर्माण होता है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो ZnCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZnCO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। कितनी? 4 गुनी हो जाएगी। H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? H2SO4 की परमाणुकता की बात करेंगे तो आपको 7 हो जाएगा। कितना? 7 हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? ये आपको हो जाएगा अधिक होगा। क्यों? पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। पृथ्वी के पलायन वेग की बात करेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और चंद्रमा की पलायन वेग की बात करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 2.4 किलोमीटर। चंद्रमा का हो जाएगा आपको 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, प्रति सेकेंड हो जाएगा। और पृथ्वी पे बात करेंगे, पृथ्वी के पलायन वेग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए बात करेंगे तो हम सिलिकॉन का उपयोग, किसका? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है किसके कारण? कह रहा है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई पड़ती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के प्रकाश परावर्तन के कारण हमें सुनाई पड़ती है प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि यानी कि सुनने की क्षमता जो परावर्तक और श्रोता के बीच स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने की कितनी दूरी होनी चाहिए ये आपको 17 मीटर या एग्जैक्ट की बात करेंगे तो आपको एग्जैक्ट बात करेंगे आपको 16.5 मीटर। कितना? 16.5 मीटर हो जाता है। ये 17 मीटर भी दिया रहता है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट जाना जाता है। कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट जाना जाता है। नेपाल, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी जो है आपको भारत और नेपाल के
बीच सीमा बनाती है। शारदा नदी जो है उसे ही काली नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी, महाकाली नदी, काली गंगा या जो भी है आपको, ये शारदा नदी, उसी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 83 नंबर होगा। 83वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा में किस कारण से होती है? ये जो शीतकालीन वर्षा भारत के उत्तरी मैदान में होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन की बात करेंगे तो आपको साइलेंट वैली में, कहाँ हो जाएगी? साइलेंट वैली में हो जाएगी। और अल्पाइन वन की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। पतझड़ वन की बात करेंगे तो आपको राजस्थान में हो जाएगी। और शंकु वृक्ष की बात करेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर मिला लीजिए। 3 हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 किसमें दिया हुआ है देखते हैं। 3 2 1 4 आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। हम लोग इससे पिछले वाले सेट में भी पढ़े थे। कोरबा ऑप्शन में दिया हुआ था, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा आपको कहाँ स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है। ठीक है, लकड़ी आपको ठोस जैव ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये आपको अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक। शून्य अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग में गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर, जिसको हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्लुहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली जलधारा है? अग्लुहास जलधारा जो है हमारा हिंद महासागर में प्रभावित होती है। कहाँ? हिंद महासागर में। ये अग्लुहास जो है गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म जलधारा है। अग्लुहास गर्म जलधारा है। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना? हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल की बात करेंगे तो आपको 76 वर्ष होती है। कितना? 76 वर्ष। ये बात करेंगे अंतिम बार कब दिखाई दी थी? 1986 में दिखाई दी थी। इसमें 76 जोड़ लीजिएगा तो आपको अब दिखाई कब देगा? आपको 2062 में दिखाई देने की संभावना है, 2062 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। विश्व ग्लोब के निर्माता की बात करेंगे तो मार्टिन बेहम है। कौन हो जाएंगे? मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब की निर्माता है। और आपको एलेक्जेंडर जो दिया हुआ है ऑप्शन में, वो विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। किसके? विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। और इरेटास्थनीज की बात करेंगे तो व्यवस्थित भूगोल के जनक है। और हिकेटियस आपका भूगोल के जनक है। किसका? भूगोल के जनक आपको हिकेटियस हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक जो है अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपको जय तीर्थ राव। अर्थशास्त्री गांधी के लेखक आपको जय तीर्थ राव हो जाएंगे। यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों पर अर्थशास्त्री गांधी पुस्तक को लिखा गया है। और यह पुस्तक महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 80.9% है। कितना? 80.9% है। वहीं पे महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 64.6 है। कितना है? 64.6% आपको महिला साक्षरता है। और कुल साक्षरता की बात करेंगे तो 73%। कुल कितना हो जाएगा? 73% हो जाएगा। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन आपको राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और उसके बाद गुजरात, उसके बाद असम में होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की बात करेंगे तो आपको 1985 में की गई थी। और वर्तमान में नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है। और इसके प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे तो पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही कर्म है? तो हो जाएगा आपको घास, कीट, मेढक एवं सर्प एवं गरुड़ हो जाएगा आपका सही श्रृंखला हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर आपका दिया हुआ है
मैथ का प्रश्न है कि प्रथम 5 8 गुणज का योगफल क्या होगा, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180, इसका आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 97 नंबर, यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16.2/3, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसमें 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 है सेंटीमीटर है, तो उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस सेट का कि 15,000 रुपये पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये यानी 96 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 8% हो जाएगा। ठीक है, अंतर दिया हुआ है तो P बराबर क्या होता है, D बराबर क्या होता है, P इंटू कितना हो जाएगा R/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग लेके आएंगे सेट नंबर 7 को। ठीक है, सेट नंबर 7 को लेके आएंगे। देखिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए इसी के साथ इस सेट को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।